हेलो। आज हम फार्मेकोलॉजी में दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सीवीएस में। पहला तो था कंजस्टिव हार्ट फेलियर और दूसरा टॉपिक है अपना इस्चमिक हार्ट डिजीज। क्या है? इस्चमिक हार्ट डिजीज। ये दो तरह का होता है, एक तो एंजाइना और एक एमआई। तो एंजाइना पेक्टोरिस है वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है क्लासिकल, एक होता है वेरिएंट। क्लासिकल को दूसरा नाम होता है एक्सेशनल, यानी कि क्लासिकल एंजाइना होता है वो काम करने पे, ज़्यादा वर्क करने पे क्या होता है, क्लासिकल एंजाइना होता है। रेस्ट पे कोई दिक्कत नहीं होती है इस पेशेंट को। और जो वेरिएंट एंजाइना होता है उसको अपन वेसो स्पास्टिक भी बोलते हैं या प्रिजमेंटल एंजाइना भी बोलते हैं। वेरिएंट और वेसोस्पास्टिक और प्रिजमेंटल एंजाइना। और एक है क्लासिकल और एक्सेशनल ऑन वर्क ज़्यादा करने पे क्या होता है उसका क्लासिकल एंजाइना। तो ये मान लो अपने पास क्या है, एक हार्ट की आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये छोटी छोटी वेसल्स हैं आगे। अब मान लीजिए यहाँ ब्लॉकेज है। क्या है? यहाँ ब्लॉकेज है। अब जब यहाँ से जब ब्लड आता है तो दोनों में समान जाता है। मतलब यहाँ मान लीजिए 100 आएगा तो 50 इधर जाएगा, 50 इधर आएगा, दोनों तरफ। लेकिन इधर क्या है, रुकावट है। तो अपनी बॉडी में क्या होता है कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है, मतलब अपने आप कुछ कर लेती है बॉडी। तो जब कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिव होगी तो इसमें क्या होगा, वेजो डायलेशन होगा। ये थोड़ी डायलेट होगी इस रुकावट की वजह से, तो ब्लड इसमें आसानी से चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। लेकिन जब आदमी ज़्यादा वर्क करेगा तो इसमें ये वेजो डायलेशन कंप्लीट हो नहीं पाएगा और ऑक्सीजन की डिमांड हार्ट में बढ़ जाएगी और वो सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आदमी को क्या आएगा, क्लासिकल एंजाइना। ठीक है, यानी कि वर्क ज़्यादा करने पे आ रहा है। और जो वेरिएंट है उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ये आर्टरी है अपनी, तो इसमें तो दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे ही क्या होता है, स्पाज्म हो जाता है। मतलब दोनों तरफ से ब्लॉक, पूरी तरीके से ब्लॉक आ गया, मतलब ब्लड जा ही नहीं पाता है। ठीक है, तो इसलिए इस पेशेंट को रेस्ट पे भी क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, ये पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो गई। तो अब अपने पास क्या है कि क्लासिकल एंजाइना के अंदर अपन क्या करेंगे, क्योंकि ऐसी तो कोई दवाई बनी नहीं है। जब बॉडी ने इसको वेजोडाइलेट कर दिया उसके बाद में और कोई दवाई बाहर से देंगे तो वो इसको ज़्यादा वेजोडाइलेशन नहीं कर सकती। तो कुछ दवाइयाँ हैं जो अपन बाहर से देते हैं जो कुछ वेजोडाइलेशन करती हैं। उसमें है नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और पोटेशियम चैनल ओपनर और बीटा ब्लॉकर्स। ये 4 तरह की दवाई अपन देते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स है वो अपनी बॉडी में क्या करते हैं, नाइट्राइट्स एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में इसमें टूट जाते हैं, एनो नाइट्रिक ऑक्साइड में टूट जाते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है वो क्या करता है, ये करता है ग्वानलेट साइक्लिक को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है और वो जाके साइक्लिक जीएमपी को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, वेजोडाइलेशन होता है। अब ये साइक्लिक जीएमपी कैसे करता है काम, ये करता है इस
प्रोटीन काइनेज जी को स्टिमुलेट करके, और ये स्टिमुलेट करता है मायोसिन लाइट चेन काइनेज फोस्फेटेज को, और वो करता है मसल रिलैक्सेशन। क्या करता है? मसल रिलैक्सेशन करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ ये याद रख सकते हो कि नाइट्रेट से NO बना और उसने साइक्लिक GMP को बढ़ाया और उसने वेजोडाइलेशन कर दिया। सिर्फ यही चीज़ याद रखिए, बाकी चीज़ें याद नहीं रखनी है। नेक्स्ट है अपने पास कौन कौन से नाइट्रेट हैं, कौन कौन से नाइट्रेट हैं अपने पास। ठीक है, अब नाइट्रेट्स क्या करते हैं, तो अपने पास जो नाइट्रेट हैं वो है ग्लाइसरील ट्राई नाइट्रेट, या GTN बोल सकते हैं या NTG बोल सकते हैं। आइसोसोर्बाइड डाई नाइट्रेट IDBN बोल सकते हैं। आइसोसोर्बाइड मोनो नाइट्रेट IMN बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में। फिर है पेंटा इरिथ्रिटेल टेट्रा नाइट्रेट, पेंटा इरिथ्रिटेल टेट्रा नाइट्रेट और एमाइल नाइट्रेट। ये क्या करते हैं? ये सारे नाइट्रेट हैं, लेकिन ये अपन किस रूट से देते हैं? जो पहले दो हैं वो सबलिंगुअल रूट से देते हैं। अगर हम इनको ओरल देते हैं तो इनका फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म है, फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी जल्दी टूट जाएंगी। लेकिन सबलिंगुअल रूट से देंगे तो ये जल्दी अपना इफेक्ट भी दिखाएंगी और जल्दी टूटेंगी नहीं। तो ये अपन किस में दे सकते हैं? एक्यूट एंजाइना में दे सकते हैं, पहले दो तो। फिर क्वेश्चन आता है कि सबसे कम फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म किसका है, तो वो है IMN, यानी कि आइसोसोर्बाइड मोनो नाइट्रेट। ठीक है, कौन सा है? आइसोसोर्बाइड मोनो नाइट्रेट। और लॉन्ग एक्टिंग इनमें कौन सा है? जो पेंट्रा इरिथ्रिल टेल टेट्रा नाइट्रेट है, ये क्या है? ये लॉन्ग एक्टिंग है। और शॉर्ट एक्टिंग पूछा जाए तो एमाइल नाइट्रेट, ये क्या है? शॉर्ट एक्टिंग है। ठीक है, ये शॉर्ट एक्टिंग है। ये चीज़ें अपने को याद रखनी है। अब है नाइट्रेट के यूज। एक तो अपन एंजाइना में करते ही करते हैं क्योंकि वेजोडाइलेशन करता है, और बिलियरी कोलिक में भी अपन यूज कर सकते हैं, बस रीनल कोलिक में यूज नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ ही काम के नहीं है। और साइनाइड पॉइजनिंग में भी कर सकते हैं, और दिल का दौरा यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी कर सकते हैं, और इसोफेजियल स्पाज्म में भी कर सकते हैं, और कंजस्टिव हार्ट फेलियर में भी अपन यूज कर सकते हैं। और कुल मिला के बात ये कि यूज ऐसे जो कि जहाँ की डायलेशन की ज़रूरत हो तो वहाँ हम नाइट्रेट्स यूज कर सकते हैं। रीनल कोलिक में अपन यूज नहीं कर सकते इनको सिर्फ। नाइट्रेट्स हैं वो अपने क्या करते हैं? वेन पे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो वेन पे ज़्यादा इफेक्टिव है तो वो क्या करेंगे? प्री लोड को कम करते हैं, यानी कि जब वेन है कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो ब्लड ज़्यादा आएगा हार्ट में, यानी कि काम बढ़ जाएगा, यानी कि हार्ट का काम क्या कर रहा है? कम कर रहा है। प्री लोड कम करके हार्ट का काम कम कर रहा है, इसलिए क्लासिकल एंजाइना में दे सकते हैं। और वेरिएंट में हम दे सकते हैं क्योंकि ये किस में काम करता है? कोरोनरी आर्टरी पे काम करता है। किस पे काम करता है? कोरोनरी आर्टरी पे काम करता है। एक बात और पीछे हम भूल गए हैं भाई, जो ये नाइट्रेट्स होते हैं इनमें जो ये सबसे पहले वाला है ग्लिसरील ट्राई नाइट्रेट, इसके लिए जो एल्डिहाइड डाईहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है ALD,
ये माइटोकॉन्ड्रिया से आता है। कौन से? माइटोकॉन्ड्रियल है, वो ज़रूरत होती है इसको। और इन सब को बाकी को किसकी? साइटोप्लाज्मिक ALD वाला चाहिए, ALD चाहिए इनको, साइटोप्लाज्मिक ALD चाहिए। और बाकी सब ये ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट है, उसको क्या चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया वाला ALD चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में भी देख लेते हैं। साइनाइड पॉइजनिंग में नाइट्रेट्स कैसे काम करते हैं। तो साइनाइड पॉइजनिंग में जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है उसके साथ अपना जो साइनाइड होता है उसका बॉन्ड बहुत खतरनाक होता है। ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को क्या कर लेता है? अपनी तरफ खींच लेता है। अब इसको ATP नहीं बनाने देता है। ATP नहीं बनाएंगे तो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी बॉडी में। अब ये साइनाइड फिर अपनी बॉडी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन पड़ा होता है। हम अगर पेशेंट को एमाइल नाइट्रेट देंगे तो वो क्या करेगा? हीमोग्लोबिन को साइनमेट हीमोग्लोबिन में बदल देगा। तो जो ये साइनमेट हीमोग्लोबिन है ये साइनाइड को क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा, यानी ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब साइनोमेट हीमोग्लोबिन है, ये भी क्या करता है? पॉइजनिंग करता है। तो इसकी पॉइजनिंग को कम करने के लिए हमने बाहर से सोडियम थायोसल्फेट दे दिया है। सोडियम थायोसल्फेट देंगे तो वो इसके साथ बॉन्ड बना क्या बना देगा? थायोसाइनेट। और ये थायोसाइनेट यूरिन में बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? यूरिन में बाहर निकल जाएगा, मतलब पेशेंट में टॉक्सिसिटी नहीं होगी। अब पेशेंट की साइनाइड पॉइजनिंग है वो क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। अब जो साइनाइड होते हैं उसमें टॉलरेंस भी होता है। जैसे मतलब कि अगर अपन आदमी को कंटिन्यू साइनाइड देते हैं तो वो टॉलरेंस हो जाता है। तो उसके अंदर अपन जब भी उसको साइनाइड देंगे, ये सॉरी साइनाइड नहीं सॉरी नाइट्रेट से टॉलरेंस हो जाता है आदमी, तो कंटिन्यू नाइट्रेट्स नहीं देने हैं। यानी कि 6 से 8 घंटे का ऐसा टाइम नाइट्रेट ऐसा टाइम रखना है कि 6 से 8 घंटे उसकी बॉडी में नाइट्रेट नहीं रहे, यानी कि नाइट्रेट फ्री पीरियड। अब एक डिजीज़ होती है अपने पास मंडे डिजीज़, यानी कि एक आदमी मान लीजिए डायनामाइट की फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है, डायनामाइट की फैक्ट्री में काम करता है वो, तो वो नाइट्रेट को एक्सपोज हो जाता है, तो डेली जाता है तो उसकी 24 घंटे उसकी बॉडी में क्या रहेगा? नाइट्रेट रहेगा 24 आवर्स, तो उसको पता नहीं चलेगा। वैसे नाइट्रेट अपनी बॉडी में क्या करता है? वेजोडाइलेशन करता है। तो उसको हेडेक सिर्फ मंडे को ही होता है। अब मंडे को ही क्यों होता है? क्योंकि वो बाकी दिन तो क्या करता है? 5 दिन सप्ताह में काम करता है फैक्ट्री में जाके डायनामिक, तो नाइट्रेट बराबर मिलता है वहाँ पे। ठीक है, अब वो सैटरडे और संडे को क्या चला गया? छुट्टी पे चला गया। अब उसको नाइट्रेट नहीं मिला तो बॉडी से बाहर निकल गया, तो बॉडी एकदम ठीक है। अब वो मंडे को वापस अचानक नाइट्रेट मिल जाता है। अचानक नाइट्रेट मिलेगा तो उसमें वेजोडाइलेशन होगा, हेडेक होगा, उसको सर दर्द होगा, लेकिन मंगलवार को क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, क्योंकि बॉडी क्या हुई? टॉलरेट हो गई उसके लिए। तो उसके बाद में इस तरह से क्या कहते हैं? मंडे डिजीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडे डिजीज़ कहते हैं इसको। फिर हमने हाइड्रोक्सीकोबालामीन, और इसी का दूसरा रूप होता है वो भी क्या होता है? साइनोकोबालामीन। यानी कि इसमें इनमें दोनों में क्या होता है? विटामिन B12 ही होता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोक्सीकोबालामीन है उसको अपने को IV देना पड़ता है। और इस दूसरी बात है जो इसमें मीडिएटर भी नहीं होता है, तो कोई टॉक्सिसिटी की भी वो नहीं रहेगा कि टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो इसलिए हमने क्या दिया? साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस है। साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है?
हाइड्रोक्सी कोबालामीन, और इसको आईवी रूट से देते हैं। किससे देते हैं? आईवी रूट से देते हैं। और वो जो अभी अपन ने पढ़ा था साइनो एमाइल नाइट्रेट है, वो किस रूट से देते हैं? एमाइल नाइट्रेट है, ये इनहेलेशन रूट से देते हैं। ठीक है, तो वो देते हैं आईवी रूट से। फिर दूसरी बात है नाइट्रेट्स। एक आदमी मान लो नाइट्रेट्स ले रहा था, तो उसकी बॉडी में एनओ बन रहा था, एनओ से साइक्लिक जीएमपी हो रहा था, वेजोडाइलेशन हो रहा था। ये साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज की एंजाइम की उपस्थिति में क्या रहा था? टूट रहा था। क्या रहा था? टूट रहा था। अब एक आदमी ने क्या किया, एक दिन सेल्डेनाफिल और टाडालाफिल ले ली। क्या ले ली? सेल्डेनाफिल और टाडालाफिल, यानी कि व्याग्रा। उसको पता नहीं था, बिना डॉक्टर के ही उसने क्या ले ली, आज तो वो धूम मचाएंगी। तो धूम मचाने के चक्कर में फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम क्या हो गया? इनहिबिट हो गया। अब ये जो साइक्लिक जीएमपी है ये टूटेगा नहीं, ये बढ़ गया बॉडी में। अब बॉडी में ये बढ़ गया तो वेजोडाइलेशन भी बढ़ गया भयंकर। आदमी सीवियर हाइपोटेंशन में चला गया, सीवियर हाइपोटेंशन में चला गया। तो इसलिए जो भी व्यक्ति नाइट्रेट्स का यूज करते हैं उनको सेल्डेनाफिल और टाडालाफिल का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये हो गई अपनी नाइट्रेट्स के बारे में बात। फिर दूसरे नंबर पे है अपने पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जो अपन दो टाइप के पढ़ते हैं, एक तो एन टाइप के होते हैं और एक एल टाइप के होते हैं। तो यहाँ अपन एल टाइप वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ेंगे, जैसे कि विरापामिल है, डेल्टियाजम है, और इनको अपन क्या बोलते हैं? डिपिन डाईहाइड्रोपिरामिड्स। तो ये सब क्या करते हैं? ब्लड वेसल्स पे अफेक्ट करते हैं अपना। ब्लड वेसल्स पे क्या करते हैं? ये वेजोडाइलेशन करते हैं। वेजोडाइलेशन करेंगी तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम होगा। कौन सा ब्लड प्रेशर कम होगा? सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। तो विरापामिल भी क्या करता है? ब्लड वेसल्स पे काम करके वेजोडाइलेशन करवाता है और डायस्टोलिक बीपी कम कर देता है। डेल्टियाजम भी यही करता है, बीपी कम कर रहे हैं सभी। और डिपिन्स भी क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। अब हमने देखा कि हार्ट पे इनका क्या इफेक्ट है। एक तो डायरेक्टली देखना है, एक इनडायरेक्टली देखना है। तो जो डायरेक्टली था तो वो तो क्या था? विरापामिल तो डायरेक्टली क्या कर रहा था? हार्ट रेट को कम कर रहा था। डेल्टियाजम भी कम कर रहा था लेकिन विरापामिल से कम कर रहा था। डिपिन्स है वो कुछ नहीं करते हैं, हार्ट पे कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ पेरिफेरली कैल्शियम चैनल ब्लॉक करते हैं। सिर्फ हार्ट को छोड़ के बॉडी में जहाँ भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होंगे उन पे काम करेंगे डिपिन्स, बस हार्ट पे काम नहीं करेंगे। अब जब इनडायरेक्टली जब देखा गया तो इनडायरेक्टली जो विरापामिल है वो क्या करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। डेल्टियाजम भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। और डिपिन्स भी क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। फिर हमने इनका फाइनल रिजल्ट निकाला तो विरापामिल फाइनली हार्ट रेट को क्या करता है? कम करता है। और डेल्टियाजम भी हार्ट रेट को फाइनली क्या करता है? कम करता है। पर डिपिन्स है वो क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ाता है, यानी कि टेकीकार्डिया करता है। तो जब कभी भी किसी भी आदमी में ये प्रॉब्लम हो तो अपन डिपिन्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखो ये तो क्या कर रहा है? हार्ट रेट बढ़ा रहा है, टेकीकार्डिया कर रहा है। तो इसलिए अपन डिपिन्स नहीं यूज करते। लेकिन हम फिर भी डिपिन्स यूज करते हैं, लेकिन हम वो डिपिन्स यूज करते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। शॉर्ट एक्टिंग वाले नहीं करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, उनको यूज करते हैं। और वो क्या करते हैं? लॉन्ग टाइम वाले होते हैं वो अचानक से टेकीकार्डिया नहीं करते हैं, वो अपना इफेक्ट बहुत धीरे धीरे दिखाते हैं, तो इतनी कोई साइड इफेक्ट उनका ये दिखता नहीं। इसलिए अपन डिपिन्स भी यूज करते हैं, लेकिन लॉन्ग एक्टिंग वाले करते हैं। ठीक है।
ये था अपना एल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब इनके साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। अगर अब ये क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, ये क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन ही करेंगे। वेजोडाइलेशन ही कर रहे थे तो ये ब्रेन में अपने क्या करेंगे, वेजोडाइलेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, हेडेक होगा। और जीआईटी ट्रैक में ये कॉन्स्टिपेशन करेंगे और गम हाइपरट्रॉफी करेंगे, फिनोटोइन की तरह ये भी, है ना, जिंजीवल हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिपेशन वाला है और अपनी हेडेक है और गम हाइपरट्रॉफी है, ये 3 साइड इफेक्ट हैं एल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की। अब जो डिपिन्स हैं वो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। जैसे निफिडिपिन है, क्लेविडिपिन है, निमोडिपिन है, नेकार्डिपिन है, एम्लोडिपिन है, क्लिनिडिपिन है। ये सारे डिपिन अपन यूज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो भारतवर्ष में जो बुढ़ापे में आप कभी भी प्राइमरी हेल्थ केयर पे जाओगे इंडिया के किसी में भी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है एम्लोडिपिन ही देता है वो डॉक्टर, है ना। कभी भी आप जाओ तो देख लेना, वहाँ पे आपको एम्लोडिपिन ही मिलेगा। जो क्लेविडिपिन है ये सब अपन, निफिडिपिन है ये यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। और इनमें भी सबसे ज़्यादा शॉर्ट एक्टिंग वाला ये है क्लेविडिपिन। और लॉन्ग एक्टिंग है वो कौन सा है, एम्लोडिपिन है। ये लॉन्ग एक्टिंग है, इसलिए अपने भारतवर्ष में आप जब भी किसी प्राइमरी केयर सेंटर पे जाओगे तो आपको एम्लोडिपिन डॉक्टर देता है। और फिर जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ज़्यादा दिखता है एम्लोडिपिन का साइड इफेक्ट, कौन से वाला, कॉन्स्टिपेशन वाला, वो सबसे ज़्यादा दिखता है। क्योंकि एज के साथ क्या हो जाता है, आर्टरीज वेन है वो हार्ड हो जाती हैं और उससे क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। और उस टाइम पे एम्लोडिपिन डॉक्टर देता है, उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। बोला बीपी कम हो गई तब वो प्रॉब्लम हो गई, बोले सुबह सुबह, है ना। दादाजी बैठे हैं कई देर तक, बोला आ ही नहीं रहा मामला, ये कैसी दवाई दे दी डॉक्टर ने, हैं, ये एम्लोडिपिन तो खराब है। फिर है निमोडिपिन। निमोडिपिन है वो सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम चैनल हैं वो जो अपने सेरिब्रल यानी कि ब्रेन में सबसे ज़्यादा अफेक्टिव है। सेरिब्रो सिलेक्टिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे सबसे ज़्यादा काम करती है। तो अपन इसका यूज करते हैं सब एरेक्नोइड हेमरेज में। इसमें यूज करते हैं सब एरेक्नोइड हेमरेज में यूज करते हैं निमोडिपिन का। ठीक है, ये थी अपनी डिपिन्स जिनके बारे में हमने पढ़ा। और निकार्डिपिन और एम्लोडिपिन दोनों लॉन्ग एक्टिंग होती हैं, ये दोनों क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है। लेकिन अपने जो प्राथमिक सेंटर पे आप जब भी जाओगे किसी भी, तो वहाँ पे आपको एम्लोडिपिन देगा डॉक्टर। क्या देगा, एम्लोडिपिन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पोटेशियम चैनल ओपनर के लिए। पोटेशियम ओपनर, जो पोटेशियम ओपनर है वो साथ में क्या करते हैं, एनओ को रिलीज करते हैं, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करते हैं। और ये एक अपने पास है पोटेशियम ओपनर जिसका नाम क्या है, निकोरेडिल। निकोरेंडिल, निकोरेंडिल। देखो इसके लास्ट में दिल आ रहा है, दिल, लास्ट में क्या आ रहा है, इसके दिल आ रहा है, तो दिल की बीमारी में यूज करते हैं इसको, निकोरेंडिल। और ऐसे कई बार जल्दबाजी में लिखता है डॉक्टर तो क्या लिख देता है, इसी को के ही लिख देता है। और ये हो, तो ये क्या हो गया, पोटेशियम ओपनर। ठीक है, ऐसे इसको याद कर सकते हो आप, निकोरेंडिल। निकोरेंडिल एक ही थी अपने पास। अब अगला जो अपना है वो बीटा ब्लॉकर्स हैं। क्या है, बीटा ब्लॉकर्स हैं। ये बीटा ब्लॉकर्स रहे अपने, कुछ बीटा ब्लॉकर्स हैं।
उनकी भी बात कर लेते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? बीटा ब्लॉकर्स अपने हार्ट रेट कम करते हैं। क्या करते हैं? हार्ट रेट कम करते हैं हार्ट पे काम करके, ठीक है। और जो बीटा ब्लॉकर्स अपन दे रहे हैं तो अपने को पता है कि बीटा 2 होता है, वो क्या करता है? वेजो डायलेशन करता है। क्या करता है? वेजो डायलेशन करता है। अब अगर अपन ने बीटा ब्लॉकर ही दे दिया तो बीटा ब्लॉकर बीटा 2 को भी क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। इसको ब्लॉक कर देगा तो अब पेशेंट को क्या हो गया? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। अब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो ये वेरिएंट एंजाइना में तो क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्योंकि अपने को वेरिएंट एंजाइना में तो वेजो डायलेशन चाहिए, क्योंकि स्पाज्म हो रखा है तो वेजो डायलेशन की ज़रूरत है। तो उस कंडीशन में बीटा ब्लॉकर्स क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, क्योंकि बीटा 2 है वो वेजो डायलेशन करता है। अगर उसी को ब्लॉक कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा वो वेरिएंट एंजाइना में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि वेरिएंट एंजाइना में क्या होता है? वेजो स्पाज्म, यानी कि मसल्स में क्या हो जाता है? स्पाज्म हो जाता है। उसी को दूर करना है, वेजो डायलेशन करना है अपने को। फिर हमने एक नई तकनीक निकाली, उसका भी नाम बताएंगे आपको। नई तकनीक का नाम ये रही, डाइपिरिडोमोल। क्या है? डाइपिरिडामोल। डाइपिरिडामोल। ये डाइपिरिडामोल क्या करता है? ये डाइपिरिडामोल है डाइपिरिडामोल, ये अपना हार्ट है। हार्ट में ये अपनी पूर्ण वाइटी कैसे आ गया ये? कॉर्नरी आर्टरी है, ये छोटी छोटी वेसल्स हैं, ये बड़ी वेसल्स है, ये छोटी वेसल्स हैं। तो ये जो अपना डाइपिरिडामोल है ना, ये वैज्ञानिकों ने खोजा एक नई दवाई है। बोले ये छोटी वेसल्स पे काम करती है, बड़ी वेसल्स पे काम नहीं करती है। बड़ी वेसल्स में डाल के देखा तो ये वेजोडाइलेशन नहीं किया, छोटी में डाला तो वेजोडाइलेशन किया इसने। लेकिन अपनी जो ये छोटी वेसल्स है इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे क्या है? रुकावट है, और यहाँ से 100 ml ब्लड आया तो 50 इधर जाना चाहिए, 50 इधर जाना चाहिए, 50 इधर, 50 इधर। सबसे पहले तो वैज्ञानिकों ने जब ये खोजा तो बहुत खुशी मनाई, बोले अब तो अपन एंजाइना को ठीक कर सकते हैं डाइपिरिडामोल से। देखिए, क्योंकि डाइपिरिडामोल है वो छोटी वेसल्स पे काम कर रही है, उनको वेजोडाइलेशन छोटी वेसल्स पे ही चाहिए और उस पे काम कर रही है। लेकिन उन जब एंजाइना के पेशेंट को दिया तो अब पेशेंट में उल्टा इफेक्ट आ गया। अब उसको महीने में 2 बार एंजाइना का अटैक आता था, अब ये जो डाइपिरिडामोल जो तुम लोगों ने दिए, बोले अब तो महीने में 4 बार आ रहा है। अब महीने में 4 बार आने लग गया, बेचारा पेशेंट परेशान। अब वो 4 बार आया कैसे? देखो, वो 4 बार इसलिए आया क्योंकि वो छोटी वेसल्स पे काम करती है। तो इस वेसल्स में जिसमें ब्लॉकेज है उसमें तो वो ज़्यादा काम कर नहीं पाई, क्योंकि इसका तो जितना अपनी बॉडी ने मैकेनिज्म से जो किया वो पहले से ही वेजोडाइलेशन था। लेकिन अब इसने जो सही थी उसको इतना ज़्यादा कर दिया कि अब इसमें जो 50 आ रहा था अब यहाँ पे 20 ही आया, और यहाँ पे 80 ml ब्लड आ रहा है, इसको 20 ही मिला, यानी पहले जो मिल रहा था उससे भी कम हो गया ये। तो इसको ज़्यादा डायलेट कर दिया तो ये ज़्यादा डायलेट हो गई, तो इसमें ज़्यादा ब्लड आ गया, इधर 80 ml आ गया। इसी को ही कहते हैं कोरोनरी स्टील फिनोमिना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कोरोनरी स्टील फिनोमिना। ठीक है, ये हमें किससे मिला? ये डाइपिरिडामोल से मिला।
मुक्त का मिला। और जो ऐसी जो हैं कॉर्नरी स्टील फिनोमिना जो दवाइयाँ दिखाती हैं वो कौन कौन सी हैं वो भी देख लो। ये हैं हाइड्रालाजीन, आइसोफ्लोरेंस, डाइपिरिडामोल, इसका नाम तो होगा ही, एनफ्लोरेंस, ये सब क्या करती हैं, कॉर्नरी आर्टरी फिनोमिना दर्शाती हैं। ठीक है। बीच में अपन ने ये छोड़ दिया ना एक, नहीं ये नहीं छोड़ा। अब देखते हैं न्यू ड्रग्स। न्यू ड्रग्स के अंदर सबसे पहले जो ड्रग्स है वो अपने पास वो क्या है, ब्रेडिकार्डिक एजेंट है इवाब्रिडिन। और ये अपन कंजस्टिव हार्ट फेलियर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये फनी चैनल को क्या करती है, ब्लॉक करती है। विजुअल एक्टिविटी में भी क्या करती है, विजुअल एक्टिविटी भी कम करती है ये। ठीक है, क्या करती है, विजुअल एक्टिविटी भी कम करती है। और दूसरी न्यू ड्रग्स है वो क्या है, रहो काइनेज इनिबिटर्स। ये रहो काइनेज होते हैं, ये कुछ मीडिएटर के साथ मिलके क्या करते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं। तो इनको, इनकी जो दवाई है वो है फैसुडिल, 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 फैसुडिल है वो, इसको क्या कर देती है, इनिबिट कर देती है रहो काइनेज को, जिससे क्या हो जाता है, वेजोडाइलेशन हो जाता है। इसमें एक दूसरी नई दवाई भी है नेट्रासुडिल। नेट्रासुडिल है वो ग्लूकोमा में देते हैं। किस में देते हैं, ग्लूकोमा में देते हैं। वैसे रहो काइनेज दवाई है वो किसके लिए है, ग्लूकोमा में देते हैं। मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स, तीसरे नंबर पर न्यू ड्रग में है मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स। ये मेटाबॉलिक, जैसे कि मान लीजिए अपना ब्लड है वो ऑक्सीजन लेके जाता है ऑर्गन के पास, और ऑर्गन उस ऑक्सीजन से क्या करता है, खाना बनाता है, एटीपी बनाता है। तो अपनी जो ऑक्सीजन है वो फ्यूल के साथ मिलके क्या बनाती है, एटीपी बनाती है। तो अपनी बॉडी के लिए जो फ्यूल है वो क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाती है, एटीपी बनाती है। लेकिन हार्ट में क्या होता है, फैटी एसिड होता है, और फैटी एसिड ऑक्सीजन के साथ मिलके एटीपी बना रहा है। तो बोले इसमें नया क्या है, इसमें नया क्या है, ग्लूकोज से बना रहा है, फैटी एसिड से बना रहा है, बना रहा है। तो इस, ये जो ग्लूकोज है ना, वो मान लीजिए 50 एटीपी बनाने के लिए कितने ऑक्सीजन का यूज़ कर रहा है, 100 ऑक्सीजन का यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो उससे 50 बन रही हैं, और वही 50 एटीपी हार्ट बनाता है वो 200 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब 200 होंगी तब वो 50 एटीपी बनाएगा। तो अपने हार्ट में एंजाइना के अंदर ऑक्सीजन तो पहुंच ही नहीं रही है, ऑक्सीजन ही तो नहीं पहुंच रही वहाँ तक। तो वो एटीपी बनाना मुश्किल काम है, क्योंकि उसको तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए फैटी एसिड को। तो हम ये फैटी एसिड वाली प्रोसेस बंद करना चाहते हैं। हम हार्ट को कहते हैं भैया ग्लूकोज से एटीपी बनाओ, इससे बनाओ, ग्लूकोज से एटीपी बनाओ। लेकिन हार्ट राजी नहीं होता है, वो कहता है नहीं मैं तो फैटी एसिड से ही बनाऊंगा। तो आपने बाहर से कुछ दवाइयाँ दे दी, और वो दवाइयाँ हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इनहिबिशन, यानी आपने वो प्रोसेस बंद कर दी बाहर से दवाई देके,
और उस दवाई का नाम है ट्राइमेटाजिडीन, यानी वो भी जिद्दी है। ठीक है। दूसरी एक और खोजी हमने, रानोलाजीन, जो क्या करती है, सोडियम को इनहिबिट करती है। इसका पहला काम है वो सोडियम को इनहिबिट करना, सोडियम चैनल को इनहिबिट करना। दूसरा काम है इसका फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करना। पहला काम क्या है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगी। दूसरा सेकेंडरी फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को इनहिबिशन करेगी। यानी कि अब हार्ट भी क्या करेगा, ग्लूकोज से ही एटीपी बनाएगा, यानी कि उसको ऑक्सीजन की मात्रा कम चाहिए होगी, तो एंजाइम ठीक हो जाएगा अपना इससे भी। ठीक है, ये बात कर ली अपन ने एंजाइना की। अब बात करेंगे अपन एमआई की। किसकी बात करेंगे, एमआई की, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, एमआई और एंजाइना दोनों में पेन होता है, वही चीज़ें होती हैं। लेकिन मायोकार्डियल इन्फाक्शन में क्या होता है, पेन है वो तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, एंजाइना में ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं होता है, रिवर्स हो जाता है एंजाइना में। तो एमआई में रिवर्स का काम नहीं है। एंजाइना में तो मतलब जो पार्ट डैमेज हो गया है वो मर चुका है, वो सेल क्या हो चुकी है, मर चुकी है, तो अब वहाँ कुछ नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल होता है। तो अब क्या पेशेंट आया आपके पास, तो आप उसको डिफरेंस मतलब 1 घंटे तक बैठे रहोगे, देखते हैं कि कितनी देर तक पेन होता है इसको, हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि एंजाइना है कि एमआई है। इतनी देर तक तो नहीं बैठ सकते, इतने में तो पेशेंट ऊपर चला जाए। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, एमआई और एंजाइना को डिफरेंशिएट करने के लिए एंजाइम चेक करेंगे, ट्रोपोनिन एंजाइम की जांच करवाएंगे, और उसमें अगर ट्रोपोनिन है वो बढ़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा कि भाई एमआई है, यानी कि सेल की डेथ हो गई है, इसलिए वो एंजाइम बाहर आ गया, बाहर ब्लड में बढ़ा हुआ है। तो एंजाइना को और उसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब अपने पास कोई एमआई का पेशेंट आ गया, तो अब उसको अपने को पता चल गया कि इसको एमआई है, तो अब उसको ट्रीट भी करना है। ट्रीटमेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, ईसीजी करवाएंगे। ईसीजी के अंदर मान लीजिए एसटी सेगमेंट है वो एलिवेटेड है, तो ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर नॉन एलिवेटेड है, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड नहीं है, तो उसमें ट्रीटमेंट अलग है। तो नॉन एसटी एलिवेशन है उसके अंदर अपन देते हैं मॉर्फिन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, नाइट्रेट्स देते हैं, एस्प्रिन देते हैं। सबसे पहले पेशेंट आता है तो सबसे पहले एस्प्रिन दे देते हैं उसको, फिर दर्द कम करने के लिए नाइट्रेट्स दे देते हैं। अगर 1 गोली दी नाइट्रेट्स की उससे आराम नहीं आया, 2 दी, 3 गोलियों से आराम नहीं आया, तो हम मॉर्फिन दे देते हैं और साथ में ऑक्सीजन लगा देते हैं। तो ये हो गई अपनी मोना, क्या हो गई, मोना, MONA, मोना। अब एसटी के अंदर एसटी एलिवेशन अगर बढ़ रहा है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो रहा है, तो अपन उसमें क्या देंगे, सोना, क्या देंगे, सोना। सोनम देंगे, क्या देंगे, सोनम, सोनम देंगे इसको। ये एस का मतलब है स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसमें एक नए ऐड कर देंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज, और बाकी की जो इसके ग्रुप है स्ट्रेप्टोकाइनेज वाला वो अपन कहाँ पढ़ेंगे, हेमेटोलॉजी पढ़ेंगे जब फार्मा में, वहाँ पे पढ़ेंगे। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो एक अलग ऐड कर दी जाती है एसटी एलिवेशन सेगमेंट में, और सारी ओ से क्या ऑक्सीजन हो जाएगा, एन से क्या नाइट्रेट्स हो जाएंगे, ए से एस्पिरिन हो जाएगी, एन से मॉर्फिन, और बाकी सारा ग्रुप तो वही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज ऐड करते हैं। ये थी अपना एमआई भी हो गया और पोटेशियम चैनल भी हो गए। और एक जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अपना हार्ट है, तो उसमें क्या हुआ था, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये छोटी वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, इनके अंदर मान लीजिए यहाँ पे रुकावट थी, तो ब्लड यहाँ पे कम आ रहा था,
जो रॉबिन हुड होता है वो मूवी वाला, वो क्या करता है, अमीरों से पैसा गरीबों में बांटता है। लेकिन ये बीटा ब्लॉकर तो उल्टा कर दिया था। क्या कर दिया था इसने सही किया था। इस बीटा ब्लॉकर ने क्या किया, बीटा ब्लॉकर ने किया कि जो नॉन इस्चेमिक पार्ट है उसको ब्लड सप्लाई जारी रखी, और इस्चेमिक पार्ट को भी, नॉन इस्चेमिक है उसको कम दिया, और इस्चेमिक यानी कि जो डैमेज हो चुका है उसको ज़्यादा दिया, यानी कि और पार्ट है वो डैमेज नहीं हो। इस्चेमिक उसमें क्या होता है कि जो पार्ट डैमेज हो जाता है वो तो काम नहीं करेगा, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है वो तो काम करे कम से कम। तो ये बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ये वहाँ पे सप्लाई बढ़ा देते हैं, जहाँ इस्चेमिक पार्ट होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ा देते हैं नॉन इस्चेमिक एरिया की बजाय। तो इनको बोलते हैं कोरोनरी स्टील फिनोमिना को आल्सो कॉल्ड एज रिवर्स रॉबिन हुड फिनोमिना। क्या बोलते हैं, रिवर्स रॉबिन हुड फिनोमिना। ठीक है, ये अपने हो गए इस्चेमिक हार्ट डिजीज कंप्लीट। ठीक है, और अपने चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।